हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, दिस इज मी कुमार पंकज और स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म क्रैक नाउ पर। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे बिहार कंप्लीट जी के सीरीज और आज उसका अगला क्लास है। हम लोग जी के सीरीज में बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने कई सारी क्लासेस देखी है जिसमें हमने बिहार का भूगोल समझा और उसकी मैपिंग को पढ़ चुके हैं। उसी क्रम में आज अगला महत्वपूर्ण क्लास है जिसमें हम आज साइमन कमीशन और बिहार, उसके अतिरिक्त सविनय अवज्ञा आंदोलन और व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्लास आपके किसी भी एग्जाम से संबंधित, अगर बिहार का एग्जाम आप दे रहे हैं, कोई भी हो सकता है, बीपीएससी हो सकता है, टीचर एग्जाम हो सकता है, वनडेयर एग्जाम्स कोई हो सकते हैं, कोई भी आप बिहार का एग्जाम देंगे तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इनको अंत तक देखिए, सारी प्लेलिस्ट देखिए। बिहार स्पेशल प्लेलिस्ट है, इम्तियाज अहमद एमसीक्यू सीरीज प्लेलिस्ट है। इन सब को देखिए और पढ़ाई को बढ़िया शानदार बनाइए। मन करे तो सेशन को शेयर भी कर दिया करो दोस्तों दोस्तों के साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज साइमन कमीशन और बिहार। दोस्तों, आप सभी को पता होगा साइमन कमीशन, ये जो है सर जो जॉन साइमन है, उनकी अध्यक्षता में एक 7 सदस्यों वाला कमीशन था। कितने सदस्यों वाला? 7 सदस्यों वाला कमीशन। ये किस लिए नियुक्त किया गया था कमीशन दोस्तों? तो ये नियुक्त किया गया था, आपको पता होगा, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था। मॉन्टेग्यू कौन थे? ये सचिव थे, है ना, भारत सरकार में। और चेम्सफोर्ड कौन थे? वायसराय थे। तो आप जितने भी देखोगे, मार्ले मिंटो देखोगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड देखोगे, ये सचिव और वायसराय हैं दोनों। आप सोचते होगे कई बार, भाई ये क्या है, क्यों ये नाम आ रहा है? तो ये नाम आ रहा है क्योंकि ये सचिव हैं भारत के और एक इनमें वायसराय हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है, इसमें जो मॉन्टेग्यू है ये आपके सचिव हैं और जो चेम्सफोर्ड है ये वायसराय हैं। इन्होंने एक अधिनियम पारित किया और भारत को उन अधिनियमों को पूरा करने के लिए समय कुछ दिया गया था और इन्होंने कहा था कि 10 साल के अंतर्गत भारत इन पर सुधार करे और फिर सुधार के बाद हम जांच करेंगे कि भारत जो है अपना स्वराज लेने के लिए या अपना खुद का शासन चलाने के लिए भारत किस प्रकार मजबूत है, लोकतांत्रिक या उत्तरदायित्व तो सरकार बिहार में चलाई जा सकती है क्या नहीं। इस चीज का अध्ययन करने ये साइमन कमीशन आयोग भारत आया था। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि भारत की मांग क्या हो रही थी कि भाई हमें स्वराज दो, हम तो स्वयं का शासन करेंगे। तो इसके लिए इन्होंने कहा था कि हम धीरे धीरे जो है आपको ये सब प्रदान करेंगे। तो उसी संदर्भ में मार्लेमेंटो अधिनियम और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम इनको लाया गया। मार्लेमेंटो कब आया? 1909 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कब आया? 1919 में। उस चीज को ध्यान में रखते हुए साइमन कमीशन को आना चाहिए था जो है कब? 29 में। कब आना चाहिए था? तो 1929 में इसको आना चाहिए था क्योंकि 10 साल का समय था। लेकिन अंग्रेजों की मंशा तो खराब थी भाई। अंग्रेज तो नहीं देना चाहते थे भारत को ऐसा कुछ, ना आजादी ना उनको स्वराज। वो तो औपनिवेशिक शक्ति के तौर पर उपनिवेश बनाए हुए थे भारत को। तो दोस्तों, अधिनियम की प्रगति की जांच करने के लिए, साइमन कमीशन अधिनियम की प्रगति की जांच करने के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम की जब जांच करने के लिए साइमन कमीशन का नियुक्ति की गई। इसके अध्यक्ष बनाए गए सर जॉन साइमन। नाम याद रखेंगे, साइमन कमीशन का नाम इनके अध्यक्ष के ऊपर ही है और इनके अध्यक्ष कौन है? सर जॉन साइमन। इनकी अध्यक्षता में एक 7 सदस्यों वाली कमीशन की नियुक्ति हुई और ये भारत आए। तो इसके दो विरोध थे। एक तो भाई सबसे बड़ा विरोध यही था कि जब आपने 10 साल का समय दिया है तो आप 1927 में ही कैसे आ सकते हो। ये 1927 में ही जो है रिपोर्ट बना के इन्होंने तैयार कर दी थी अधिनियम की और 1928 में ये भारत पहुंच गए थे। वहां से ये 27 के दिसंबर के आसपास ही चले और 28 में सुबह सुबह ही जो है सवेरी सवेरी आ गए थे। तो ध्यान रखेंगे समय कम दिया, एक तो ये शिकायत थी।
और दूसरी सबसे बड़ी शिकायत थी कि भारत के बारे में निर्णय लिया जाना था और इसमें सातों के सातों सदस्य में एक भी सदस्य भारतीय था ही नहीं। अब आप ऐसा समझिए भाई कि आपके घर के बारे में निर्णय लिया जाना हो कि आपके घर के शासन को कैसे चलाया जाएगा, कौन सब्जी लेके आएगा, कौन पैसे का जुगाड़ करेगा, बड़ा भाई क्या करेगा, छोटी बहिनी क्या करेगी, ऐसे निर्णय लिए जाने हो और ये निर्णय कोई पड़ोसी ले रहा हो या दूसरे गांव का व्यक्ति ले रहा हो तो आपको कितना बुरा लगेगा। ठीक वैसी स्थिति थी, निर्णय भारत के बारे में लिया जाना था और इसमें सदस्य कौन से थे, इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। तो भारतीयों ने कहा भाई हमारे बारे में तुम कौन होते हो निर्णय लेने वाले, हम स्वयं निर्णय लेंगे। तो इसी वजह से जो है इसका विरोध किया गया। आपसे पूछेगा भारत में कब आया, तो 1928 में ये भारत में आ रहा है। वैसे वहां से चल 1927 में ही दिए थे ये लोग दिसंबर में, है ना। आप एक एग्जैक्ट ये ध्यान रखिए कि 1928 में भारत आया, बाकी 27 में इसकी रिपोर्ट बनी, फिर ये वहां रहे फिर आए, वो सब अलग चीज है। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि भाई 1919 से अगर ये 27 तक इनका काम पूरा हो रहा है तो 8 साल इन्होंने दिए, तो इनको ऐसी जल्दबाजी क्यों थी। ये कमीशन आ गया 1928 में। भारत और साइमन कमीशन के सभी सदस्य चूंकि अंग्रेज थे इसलिए भारत में इस आयोग का व्यापक स्तर पर विरोध किया गया। बिहार में अब बात करते हैं कि बिहार में क्या क्या हुआ। तो बिहार में अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में दोस्तों एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए नौजवानों को संगठित किया गया और विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई गई। किसकी अध्यक्षता में हो रहा है ये सब, अनुग्रह नारायण सिंह की अध्यक्षता में। फिर क्या हो रहा है, 12 दिसंबर 1928 को आयोग के सदस्य पटना पहुंचे, है ना, ये मैं बोल रहा हूं ना, ये पटना आ गए हैं 12 दिसंबर 1928 को। यहां भी उन्हें प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा, परंतु इनका स्वागत भी किया गया है। और स्वागत किसने किया, तो जो साम्राज्यवाद समर्थक लोग थे उन्होंने साइमन कमीशन का स्वागत भी किया। और इसमें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है महाराजा ऑफ डुमराव। कौन है, महाराजा ऑफ डुमराव। ये देखिए हमेशा आपको लगता होगा ये कि महाराजा जो है, राजा महाराजा या जमींदार सेठ, ये देश विरोधी थे क्या। तो मैं आपको आज एक चीज क्लियर कर देता हूं दोस्तों, उस समय देश जैसी अवधारणा सिर्फ आम आदमी के या बौद्धिक जीवी वर्ग के ही दिमाग में थी। जो राजा महाराजा हैं इनको पता था कि अगर भारत स्वतंत्र हुआ तो लोगों को अधिकार दिए जाएंगे और हम जो इनका शोषण कर रहे हैं, हम जो पूरी भूमि के मालिक बने बैठे हैं, कल को ये लोगों को बांट दी जाएगी और हम फिर राजा नहीं रह जाएंगे। इसलिए जो राजा महाराजा सेठ जमींदार हैं वो कभी नहीं चाहते थे कि भारत में लोकतंत्र आए। अधिकतर राजाओं की मैं बात कर रहा हूं। इसीलिए आप देखेंगे जब भारत आजाद हो रहा है तो 500 से ज्यादा रियासतों को अलग से विलय कराया जा रहा है भारत में। वो स्वयं से विलय नहीं हो रहे हैं, उनको एक तरफ जो है पटेल साहब डंडा दिखाते हैं, दूसरी तरफ उनको रोटी दिखाते हैं और कहते हैं डंडा लोगे कि रोटी। और लोगों ने फिर रोटी ही चुनी कि डंडा किसको खाना पसंद है। जिन लोगों ने जो है डंडा चुनने का प्रयास किया जैसे हैदराबाद, उनको फिर ऑपरेशन पोलो के माध्यम से डंडा भी दिखाया गया। तो ये आयोग के सदस्य जो है महाराजा डुमराव का आतिथ्य स्वीकार करके डुमराव भी गए और महाराजा ने सपोर्ट किया, क्योंकि महाराजा कौन है, साम्राज्यवाद के पोषक हैं। ये हमेशा चाहते हैं कि शोषण करते रहे लोगों का। आप ऐसे ही देखोगे कि जब 1857 की क्रांति हो रही है तो राजा महाराजा दमन करवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक समझ का विषय होना चाहिए। तो जब महाराजा डुमराव ने आयोग के सदस्यों का स्वागत किया कि आइए आइए भाई, खाने पे आइए, बैठ के चर्चा करेंगे और देश को लोकतंत्र आने नहीं देना है, स्वतंत्र होने नहीं देना है, ऐसी जो है ये लोग प्रयास करते थे। तो जब आयोग महाराजा डुमराव के आतिथ्य को स्वीकार करके पहुंचा वहां पर, तो राष्ट्रवादियों ने छोड़ा नहीं कमीशन के सदस्यों को, विरोध किया इनका व्यापक वहां भी। और साइमन कमीशन के विरोध में पटना में भी प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी क्या होती थी, सुबह सुबह जो है, उठ जाग मुसाफिर भोर वही, अब रैन कहां जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो वो वाला जो है प्रभात फेरी की यहाँ पे बात हो रही है। और प्रभात फेरी के दौरान बिहार में एक गीत गाया जाता था, जो गीत मैंने गाया वो नहीं, यहां गीत गाया जाता था, उठो जवानों सवेरा हुआ, साइमन भगाने का बेरा हुआ।
क्या गीत गाते थे ये लोग प्रभात फेरी में? उठो जवानों सवेरा हुआ, साइमन भगाने का बेरा हुआ। ये गीत गाते हुए ये लोग पटना में प्रभात फेरी भी निकालते थे। और दोस्तों क्या याद रखना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन पे अब आ जाते हैं। हमने साइमन कमीशन को समझा, अब समझेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन को। और बिहार के संदर्भ में हम सिर्फ यहां देख रहे हैं। बाकी मैंने आपको कई बार कहा है, आपको डिटेल हिस्ट्री जो पढ़नी है वो हिस्ट्री में ही पढ़ोगे। यहां पर सर बिहार के संदर्भ में हिस्ट्री हम देख रहे हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को बिहार की दृष्टि से कैसे देखना चाहिए दोस्तों? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में इसका प्रस्ताव पारित किया गया। तो आपने ध्यान रखना कहां, लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यहां से 2-3 तरीके के क्वेश्चन आपसे बनते हैं। एक पूछेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित हुआ, तो आपने बताना पड़ेगा लाहौर अधिवेशन में। वर्ष पूछेगा तो 1929, अध्यक्ष पूछेगा तो जवाहरलाल नेहरू आपने बताना पड़ेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये तो हुई इसके प्रस्ताव की बात। लेकिन इससे पहले मेरे प्यारे बच्चे आपने याद रखना पड़ेगा एक और महत्वपूर्ण चीज। इसी समय जो है इस प्रस्ताव के पास होने के बाद 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 सहयोगियों के साथ शुरू की दांडी यात्रा, या इसको आप दांडी मार्च भी पढ़ते हो, है ना, या दांडी यात्रा पढ़ते हो। तो 78 सहयोगियों के साथ गांधी जी ने, कितने सहयोगी हैं? 78 है, ये याद रखेंगे। ये क्वेश्चन बिहार में कई बार पूछा गया है, कितने सहयोगियों के साथ। डेट कितनी है? 12 मार्च है। 78 सहयोगियों के साथ गांधी जी ने साबरमती आश्रम से, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा को प्रारंभ किया। और ये 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक ये यात्रा चली, 6 अप्रैल 1930 को। इवन बिहार में तो ये भी पूछ लिया गया दोस्तों कि ये कितने दिन की यात्रा रही। क्या पूछ लिया गया कि ये यात्रा कितने दिन चली, ऐसा भी क्वेश्चन जो है बिहार में पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे 24 दिन, कितने दिन? 24 दिवस, याद रखेंगे ये बात। तो 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया गया। तो इसे नमक तोड़ो कानून, है ना, या नमक बनाओ कानून, ऐसे नामों से जो है इसको जाना जाता है दांडी मार्च को। कितने सहयोगियों के साथ शुरू हुई? 78 सहयोगियों के साथ। कहां से? साबरमती आश्रम से। कब? 12 मार्च 1930 को, और 6 अप्रैल 1930 तक ये चली। इसमें आपने क्या याद रखना है? तो दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ बिहार के कोई व्यक्ति थे जिनका नाम था गिरिवरधारी चौधरी। क्या नाम है? गिरिवरधारी चौधरी उर्फ कारो बाबू। दोस्तों इन्होंने भाग लिया। इसी क्रम में बिहार में विदेशी वस्त्रों, नशीले पदार्थों की दुकानों पर धरना देने का कार्य भी जो है आरंभ हुआ। पटना में मई 1930 में एक स्वदेशी संघ की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे और उपाध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, के बी दत्त और मुख्य सचिव हसन इमाम थे। ध्यान रखेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार में क्या हो रहा है? पटना में 1930 में एक स्वदेशी संघ बनाया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस स्वदेशी संघ में अध्यक्ष पूछेगा आपसे तो बताना है आपने, अली इमाम इसके अध्यक्ष है। उपाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिनको कहते हैं सच्चिदानंद सिन्हा और के बी दत्त, 2 लोग हैं। मुख्य सचिव है इसके हसन इमाम, ठीक है। अली इमाम अध्यक्ष और सचिव है हसन इमाम। उपाध्यक्ष है सच्चिदानंद सिन्हा और के बी दत्त। 1930 में स्वदेशी संघ कहां बनाया जा रहा है? पटना में, याद रखेंगे। और दोस्तों बिहार में अगर सविनय आंदोलन की हम बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रांतीय प्रशासक अगर आपसे कभी पूछ ले कि भाई कौन थे बिहार में, तो ये थे दीप नारायण सिंह। प्रांतीय प्रशासक यानी स्टेट के लेवल पे कोई हेड है जो देख रहा है सब चीजें सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में, तो वो है दीप नारायण सिंह। याद रखेंगे इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मतलब नेक्स्ट टॉपिक इसी में। 26 जनवरी 1931 को बिहार में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये डी ज्यों का त्यों पूछ लिया जाता है
कि किस तारीख को जो है बिहार में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। तो 26 जनवरी 1931 को मनाया गया ये स्वाधीनता दिवस, और इसमें अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा झंडा फहराया गया था दोस्तों। कहां पे? पटना के भंवर पोखर पार्क में राष्ट्रीय झंडा फहराया इन्होंने स्वाधीनता दिवस मनाते हुए, अनुग्रह नारायण सिंह जी के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दूसरी तरफ आप याद रखेंगे कि जब जो दांडी यात्रा चल रही है, बिहार में तो कोई समुद्र था नहीं आसपास, तो कहां जो है ये जाके नमक बनाते, नमक तोड़ो कानून का उल्लंघन करते। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने एक सजेशन दिया गांधी जी को कि भाई क्यों ना हम सोडे से नमक बना लें, क्योंकि ये तो एक जो है नमक बनाना एक कानून के उल्लंघन जैसा था, एक प्रतीकात्मक था। तो प्रतीकात्मक फिर कुछ भी हो सकता है, चाहे तो समुद्र में जाके सोडा बनाओ, या समुद्र में जाके नमक बनाओ, या फिर सोडा से नमक बनाओ। तो गांधी जी ने कहा ठीक है बाबू, जैसा तुमको सही लगे करिए बाबू। तो राजेंद्र प्रसाद ने बिहार में सोडा से नमक बनाने, और इन्होंने एक चीज और कही कि भाई चौकीदारी कर नहीं देंगे हम लोग। तो चौकीदारी कर ना देने हेतु सत्याग्रह के लिए गांधी जी से अनुमति मांगी थी। गांधी जी ने हाँ बोल दिया था। आपसे पूछेगा कि कौन से राज्य ने जो है चौकीदारी कर ना देना सविनय अवज्ञा के जो है एक चरण के तौर पर या एक भाग के तौर पर जो है चलाया, तो बिहार राज्य को आप याद रखेंगे। बिहार ने चौकीदारी कर ना देने हेतु जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ये आंदोलन चलाया था। ठीक है, अभियान था। और चूंकि बिहार में कोई समुद्री तट नहीं है, आपको पता है, तो इन्होंने सोडे से नमक बनाने पर बल दिया था। अब बात आती है भाई कि बिहार में जो है नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ। तो बिहार में हुआ 6 अप्रैल 1930 से नमक सत्याग्रह प्रारंभ करने की तिथि निर्धारित की गई, और नखास पिंड जो पटना जिला में पड़ता है, नखास पिंड, इस स्थान को नमक कानून भंग करने के केंद्र के रूप में चुना गया, और नारा दिया गया नखास पिंड चलो। क्या नारा दिया गया? नखास पिंड चलो। अगर आपसे कभी पूछ ले भाई बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक कानून सबसे ज्यादा जो है कहां व्यापक तौर पे देखा गया, तो ये उल्लंघन देखा गया सारण और हाजीपुर में। कहां कहां दोस्तों? सारण में और हाजीपुर में व्यापक पैमाने पर नमक कानून का उल्लंघन किया गया। बिहार में सर्वप्रथम सारण और चंपारण में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था, ये याद रखना है। आपसे पूछ ले कि कहां जो है नमक आंदोलन, और ये पूछा जा चुका है कई बार, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कि बिहार में सबसे पहले नमक सत्याग्रह कहां प्रारंभ हुआ था। तो चंपारण में और सारण में दोस्तों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये चीज, बहुत महत्वपूर्ण चीजें ही मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। एक क्वेश्चन बिहार में पूछ लिया जाता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से, जो इसी समय बिहार में गठन हो रहा है। तो बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में ध्यान रखेंगे। औपचारिक स्थापना हुई थी 1934 ईस्वी में। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बीच में इसको डिस्कस कर रहा हूं। संस्थापक सदस्य में आचार्य नरेंद्र देव आप याद रखेंगे, जयप्रकाश नारायण याद रखेंगे, राम मनोहर लोहिया याद रखेंगे, और रामवृक्ष बेनीपुरी याद रखेंगे। आपसे पूछेगा बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य कौन है या नहीं है, तो बताना भाई। नरेंद्र देव तो हैं, जेपी हैं, लोहिया हैं, और रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। अध्यक्ष इसके कौन थे? तो नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे। सचिव कौन थे? जेपी इसके सचिव थे। पार्टी भंग कब हो गई? तो 1948 में, जब देश आजाद हो गया, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो है भंग कर दिया गया, इसको भंग कर दिया गया। चलिए अब अगला देखते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। यह महत्वपूर्ण है, इसको व्यक्तिगत सत्याग्रह या इसको दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है ना, ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है ये व्यक्तिगत सत्याग्रह। बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, यहां से ढूंढ ढूंढ के बीपीएससी यहां से क्वेश्चन बनाता है। यहां से पूछ लिया गया था, सब लोगों को पहले दूसरे जो है सत्याग्रही पता थे, विनोबा भावे हैं, है ना। तो बिहार ने कहा कि पहले दूसरे तो जो है हमें पता है, आप तीसरे बता दो, है ना। तो बहुत भांति भांति के क्वेश्चन जो है पूछता है।
तो लोगों ने रटे हुए थे, पहले जो है व्यक्तिगत सत्याग्रही बोले विनोबा भावे हैं, लोगों ने रटा हुआ था कि विनोबा भावे बता दूंगा। कुछ लोग और थोड़ा मेहनत करते हैं तो नेहरू बोले जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे। बीपीएससी ने कहा मैं तुमसे आगे हूं, बीपीएससी ने कहा तीसरे बताओ, तीसरे कौन थे, और लोगों की जो है बैंड बज गई, भैया तीसरे पता नहीं था किसी को। तो आज ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह में अगर तीसरे पूछेगा तो मैं आपको बताऊंगा, आप बता दो अगर आपको पता है तो। पहले पढ़ लेते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह है क्या। वर्ष 1940 का समय है दोस्तों। बिहार के रामगढ़ नामक स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ। और बिहार जब तक अलग नहीं हुआ था तो ये तीसरा ऐसा सम्मेलन था जो बिहार में था, लेकिन झारखंड टूट के अलग हो गया तो बिहार में 2 ही कांग्रेस के सम्मेलन अब पढ़े जाते हैं। नहीं तो उस समय रामगढ़ जो है बिहार में ही था, अब तो झारखंड में चला गया है ना। तो 1940 में बिहार के रामगढ़ नामक स्थान पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ दोस्तों। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, जिसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा दिया गया। किसका? व्यक्तिगत सत्याग्रह का। किसने करी अध्यक्षता? मौलाना कलाम आजाद, नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जब बिहार में अधिवेशन में मौलाना अबुल कलाम ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा दिया तो बिहार के श्री कृष्ण सिंह को पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही चुना गया। यहां कंफ्यूज मत हो जाना, ये बिहार के संदर्भ में पहले हैं श्री कृष्ण सिंह। अगर आपसे वैसे पूछेगा तो भाई पहले विनोबा भावे हैं, दूसरे जवाहरलाल नेहरू हैं, है ना। तो बिहार के संदर्भ में पहले हैं श्री कृष्ण सिंह, इनको फिर छोटा नागपुर के ताना भगत भी इसमें शामिल हुए हैं। श्री कृष्ण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया 27 नवंबर 1940 को। तो दूसरे सत्याग्रही फिर कौन बने? दूसरे सत्याग्रही बने अनुग्रह नारायण सिंह। तो ध्यान रखेंगे, अगर बिहार में आपसे पहले सत्याग्रही पूछेगा तो आपने बताना है श्री कृष्ण सिंह, दूसरे पूछेगा तो अनुग्रह नारायण सिंह, है ना। अनुग्रह श्री कृष्ण सिंह गिरफ्तार हो गए, अनुग्रह नारायण सिंह बने, ये पटना में गिरफ्तार हो गए। और ऐसा कहा जाता है कि कुछ महिलाएं भी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में गिरफ्तार हुई थी। बस इतना इसके बारे में बताया गया। छोटा नागपुर के ताना भगत भी इस आंदोलन में शामिल हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन वही आता है कि बीपीएससी ने पूछा था भाई तीसरे कौन थे, तो तीसरे थे दोस्तों ब्रह्मदत्त। कौन थे तीसरे? ब्रह्मदत्त। तो ध्यान रखेंगे, बीपीएससी अपने आप में जो है अलग अद्भुत आयोग है, जब मन करता है वैसे क्वेश्चन पूछता है, तो आप तैयार उसी लेवल पे रहिए। पहले विनोबा भावे सत्याग्रही थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे, तीसरे ब्रह्मदत्त थे। ये ब्रह्मदत्त को बिहार ने पूछ लिया था बीपीएससी 67वीं में, है ना, तो ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये था आज का महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हमने देखा महत्वपूर्ण चीजों को। इस करंट अफेयर की एक क्लास और बचेगी और उसके बाद जो है करंट कह रहा हूं, ये क्या है, हिस्ट्री। करंट पढ़ाते पढ़ाते जो है करंट भी याद आ जाता है कभी कभी। तो हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री की एक क्लास और बची है, उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि आप लोगों ने पहले मॉडर्न पढ़ने का वादा किया था तो मैंने मॉडर्न पढ़ाया। आगे मिडाइवल हिस्ट्री और पढ़ेंगे 2-3 क्लास में, और फिर बिहार की हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से जीवन आसान करने वाली क्लासेस आपको हम दे रहे हैं। आप लोग शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, वो करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्रैकनाउ के साथ जीवन आसान बनाते रहिए। आपको क्रैकनाउ की कोई पहल से जुड़ना है, जैसे हमारे फाउंडेशन कोर्स चल रहे हैं, बीपीएससी के किसी एग्जाम से आपसे जुड़ना है आपको, तो फाउंडेशन बैच के लिए इस नंबर पे कॉल करिए। आपको क्रैश कोर्स लेना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो भी आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा सारे प्रोग्राम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होता है। ऑफलाइन हमारा ऑफिस दिल्ली में है, हेडक्वार्टर, और ऑनलाइन तो आप घर बैठे ऐप के माध्यम से हमसे जुड़ ही सकते हो। ऐप आपको डाउनलोड करनी हो, कुछ बहुत सारी क्लासेस वहां फ्री मिल जाएंगी, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप प्ले स्टोर पे जाके लिखिए क्रैकनाउ, और क्रैकनाउ लिखते ही आप हमारे इस आइकन पे पहुंच जाओगे, वहां से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां क्लासेस, टेस्ट सीरीज, बहुत सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं, पीडीएफ भी मिलता है। ठीक है, तो चलिए देखते रहिए क्रैकनाउ, सब्सक्राइब शेयर लाइक करते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।